नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हरियाणा की एक-एक सीट का विश्लेषण कर रहे हैं, आपको समीकरण बता रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे फरीदाबाद सीट की। फरीदाबाद सीट जैसी पहले एक तरफ़ा दिख रही थी, अब उसके समीकरण चेंज हो गए हैं। अब वो सीट को एक तरफ़ा तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ खासी टक्कर बताई जा रही है। और ये टक्कर कितनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे कृष्ण कौशिक जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, फरीदाबाद में सेटल्ड हैं और वहाँ की एक-एक सीट के बारे में जानकारी रखते हैं। तो कृष्ण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है जनमत हरियाणा में। जी, धन्यवाद। जी, नमस्कार। तो सर नमस्कार। तो आपका क्या विश्लेषण है? आपके हिसाब से अभी वहाँ क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं? कमलकांत जी, अगर मैं पिछले 2 चुनावों के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो इस बार का चुनाव कुछ अलग है। जी, पिछली बार का चुनाव सिर्फ मोदी के नाम पर था और कोई जातिवाद के जैसे नारे लगते हैं, जो जातिवाद पे भी लोग वोट करते हैं, तो पिछले 2 चुनाव में ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार जातिगत फैक्टर भी चुनाव में काम कर रहा है। जी, दोनों 2 ये कैंडिडेट्स हैं, चाहे कांग्रेस के हैं महेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर, यहाँ से भाजपा के जी, प्रत्याशी हैं और 2 बार के सांसद हैं। वो दोनों गुर्जर बिरादरी से संबंध रखते हैं। जी, महेंद्र सिंह प्रताप 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं प्रदेश सरकार में, तो उनका भी अच्छा खासा सूख है समाज में। और तो यहाँ अगर गुर्जर समाज की बात करूं तो गुर्जर समाज में अगर 50-50 की बात करते 50-50 वोट बैंक बढ़ जाएगा और यहीं से जी, टक्कर शुरू होती है। तो ये जी, चुनाव अपने आप में बहुत रोचक है और इस बार चुनाव ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी। ये जो क्योंकि काँटे की टक्कर है, जी जी, ये जो काँटे की टक्कर है, इसके समीकरण क्या हैं? क्योंकि मेरे ख्याल ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरियाणा की। 25 लाख के जी करीब यहाँ वोटर है और जी काफ़ी सारा वोटर माइग्रेटेड भी है, जो जी पूर्वांचल से है और देश के हिस्सों से आया हुआ है। क्योंकि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो सब जगह से आकर यहाँ पर लोग बसे भी हुए हैं और एज़ ए वर्कर भी यहाँ आते हैं। तो ये जो काँटे की टक्कर आपने बताई, इसके क्या समीकरण हैं? बेसिक बात करूंगा, अगर मैं जातिगत आधार पर बात करूं क्योंकि जाति इस चुनाव में आ गई है, तो जी, पूरे हरियाणा लेवल पर अगर हम जाट वर्ग की बात करें तो जाट समुदाय का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। तो वही जी, समीकरण बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। जी, यहाँ जो पहले नंबर पर यहाँ गुर्जर बिरादरी है, करीब 4.5 लाख के आसपास है। उसके जी, बाद जाट 3.5 लाख के आसपास जाट मतदाता है। उसके जी, बाद 2.5 लाख ब्राह्मण आता है यहाँ पे, जी। वैश्य हैं, राजपूत हैं और करीब 2.5 लाख के आसपास यहाँ मुस्लिम की वोट है, क्योंकि 9 विधानसभा किसका वोट है? क्षेत्र 2.5 लाख का आसपास किसका वोट है? मुस्लिम मुस्लिम वोट यहाँ लास्ट, पर है। हाँ, मुस्लिम वोट है। जी, जी। तो अब अगर मैं जातिगत आधार बात करूं तो मैक्सिमम की बात करूं तो 100% कहीं नहीं जाता है, लेकिन जाट बहुतायत जो वोट है वो कांग्रेस तरफ मूव कर रहा है। जी, मुस्लिम वोट वो कांग्रेस तरफ मूव कर रहा है और जी, गुर्जर बिरादरी आधी आधी बढ़ती नजर आ रही है। जो जो जी, चुनाव आगे बढ़ेगा तो समीकरण बदलेंगे। जी, और जहां तक जो बसपा का कैडर है, बसपा का कैंडिडेट भी बहुत मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रहा है यहाँ पर। तो कारण क्या है कि जो बसपा का कैडर वोट है वो भी कांग्रेस तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे जी, फैक्टर जो बन रहे हैं ये कांटे की टक्कर बना रहे हैं यहाँ पर। अब दूसरा सवाल आता है, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेट पूर्वांचल से, बिहार से, यूपी से, देश के हर कोने का आदमी नागरिक यहाँ पर रहता है, तो जी। वो माइंडसेट उनका बीजेपी की तरफ है। अब ये लोकल वो जो नेता है यहाँ पर उनका प्रभाव उन पर चलता है। तो ये जो कहीं माइग्रेटेड लेबर है जी या जो जी माइग्रेटेड लोग हैं जो यहाँ काम करने आते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? ये संख्या बहुत ज्यादा है। लोकल से बहुत ज्यादा संख्या है इन लोगों की जो बाहर के लोग हैं। इसमें लेबर क्लास भी है, इसमें अच्छे मिडिल क्लास भी है और व्हाइट इसमें अच्छी कॉलर्ड भी हैं। खासी। हाँ, जी। जी, ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ लेबर क्लास है। जी, तो वो बहुत बहुतायत संख्या, क्योंकि फरीदाबाद इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है कि आप 9 विधानसभा है और बदरपुर बॉर्डर से करमन बॉर्डर तक का एरिया कवर होता है इसमें। जी, तो अगर हम बात करें त्रिपुरा तक की,
तिरछले में भी बाहर के लोग आके बस के तिरछला विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया वहां पर, लेकिन इतना जी बाहर का लोग, बाहर की जनसंख्या वहां पर नहीं है। तो अगर मैं विधानसभा वाली बात करूं, तो अगर हम हाथीन विधानसभा क्षेत्र शुरू करें तो वहां से कांग्रेस लीड दे के चलती हुई नजर आ रही है। जी वहीं होडल में भी, क्योंकि होडल जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जाट कम्युनिटी की वोट अच्छी खासी है, तो जी वहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी काफी मजबूत है। जी शहरी जो क्षेत्र लगता है पलवल में, जैसे शहरी क्षेत्र बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान है। जी लेकिन अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो लोग इस बार एक बात और कह रहे हैं, नई बात, कि भाई वो मोदी तो देख रहे हैं लेकिन चेहरे को भी देख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जी चेहरे के खिलाफ एंटी इंकमेंसी है। लोग भाजपा प्रत्याशी उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर थोड़ी नाराजगी बोलिए। है। तो कहीं ना कहीं शहरी वोट, जी हालांकि अभी कुछ मन उनका डामाडोल है, क्योंकि आपको बता दूं, इससे पहले कृष्णपाल गुर्जर जी का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिस पर वो बनिया समाज को लेकर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर बनिया समाज में जो लाला वर्ग है उसमें काफी नाराजगी है। लेकिन जैसे जी जैसे समय गुजर रहा है वो लोग उसको भूलते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम मोदी को देख के वोट करेंगे। लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज है, अभी डिसाइड, बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया है उसको वोट कहाँ करना है। वो ये तो सोचता है कि उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए, लेकिन लोकल चेहरे पे अगर प्रत्याशी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसके वो बैकफुट पाता है। एक मोर वाली कहानी होगी आपने, कमलकांत जी, जैसे मोर सुंदर होता है ना, जी जो नाचता है तो अपनी खूबसूरती देख खुश होता है, लेकिन जैसे जी उसके पैरों पर नजर जाती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी तो वही हाँ स्थिति यहाँ के वोटर के साथ में है। वो ऊपर देखता है तो मोदी को, मोदी दिखाई देता है उसको, लेकिन जब यहाँ आता है तो कैंडिडेट सामने देखता है किसको वोट कर रहा है, तो उसके जो वो मन उसका जो है कुंठ, मन उसका थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है। उसका एक जो चाप बनता है वोटिंग करने के लिए, वो चाप नहीं रहता है। जी। तो आपका तो कहना कहीं है ना कि जो कहीं, एंटी इनकम्बेंसी है वो कैंडिडेट के खिलाफ तो वर्क कर रही है, लेकिन मोदी के जी खिलाफ वर्क नहीं कर रही है, या मोदी के जी, खिलाफ भी लेकिन कुछ एंटी इनकम्बेंसी है? नहीं, मोदी के खिलाफ नहीं। अब जैसे हरियाणा की बात करें, क्योंकि हरियाणा का परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जो जाट वर्ग है वो कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है, तो वो उसका जी असर यहाँ भी है, फरीदाबाद में भी। जी तो जी इतना तो जातिगत फैक्टर इस चुनाव में आया है। अगर पिछले दो जी चुनावों की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, वहां जी जातिवाद नहीं था, वहां पर एक तरफा वोट पड़े, करीब 6.5 लाख जी वोटों से यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ नाराजगी इसी बार है, जो पिछला जी चुनाव था 2019 का उसमें भी नाराजगी थी। जी 2014 में तो पहली बार पहला चुनाव लड़ा उन्होंने लोकसभा का, तो उस चुनाव में तो उनको एक तरफा वोट पड़ा, करीब 4 लाख जी वोटों से जीते वो। जी लेकिन 2019 का चुनाव में भी लोगों की नाराजगी थी उनसे, लेकिन बावजूद जी नाराजगी की बंपर वोट पड़ी उनको, लोगों ने खूब कमल का बटन दबाया और करीब 6.5 लाख वोटों से जीते। उन्होंने खुद खुद अपना जी पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। तो लेकिन जी इस बार ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है, लोग नाराज हैं लेकिन फिर भी मोदी को वोट देंगे। कांटे की टक्कर है। जी। मैं जातीय एक आकलन कर रहा था, मैं देख रहा जी था उसमें आप अगर आपके पास कुछ लिखने की व्यवस्था हो, तो मैं देख रहा था जी कि कांग्रेस की तरफ जो वोटर है इस समय, वो एक तो जी जाट वोटर है, जी 50% गुजर वोटर है, जी मुस्लिम वोटर है, जी और जो चरमकार वोटर है वो 70% मान लीजिए चरमकार वोटर है, क्योंकि उसमें कुछ लाभार्थी है। तो मैं 30% चरमकार वोटर में से बीजेपी को दे रहा हूँ, जो जो उस तरफ जा सकता है लाभार्थी होने के कारण, ये वोटर है। तो मोटे तौर पर कांग्रेस के वोटर ये हैं। क्या मैं ठीक वैसे हूँ? यहाँ, बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आईएनएलडी ने, इन्होंने भी जाट प्रत्याशी खड़ा किया है अपना, सुनील तिवतिया, और जजपा जी ने भी जाट प्रत्याशी खड़ा किया है। लेकिन वो जी जितनी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा आकलन ये है कि बसपा, इनेलो और जजपा, ये तीनों पार्टी हैं, ये 1 लाख के वोट के बीच में सिमट जाएंगी। ठीक है सर।
तो ये आपकी नजर में जो ये मैंने बताया, ये ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग कितना वोट बनता है? जाट, आधा गुजर, चरमकार वोटर और मुस्लिम वोटर। मोटे तौर पर तो देखिए, कांग्रेस के यही वोटर हैं जी। पहले तो परसेंटेज पकड़नी पड़ी, क्या किस किस परसेंटेज में चुनाव हो रहा है। नहीं, अगर वो तो 50% अलग है ना। हम टोटल, अगर अगर हम टोटल वोटर कर लेते हैं तो अपने आप उसका वो तो प्रोपोर्शन सबके लिए लगभग बराबर होता है। हम मुस्लिम का थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेंगे, क्योंकि मैंने पिछले दिनों ऑब्जर्व किया कि पिछले चुनाव के अंदर जो जी नूह और पुनाना और फिरोजपुर झिरखा, इन सीटों पर जो है मुस्लिम वोटर का वोट परसेंटेज 80% था, जबकि जो दूसरे समुदाय थे उनका लगभग 65% था। तो हम मुस्लिम वोटर जी थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेंगे इसमें, मान लीजिए 80% जी ही लगा लेंगे, तो यही समीकरण बनेगा कांग्रेस का। तो जी। तो जबकि ये दूसरी तरफ जी। देखिए, मैं बताऊं आपको, जो बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, जी। वो ऐसा वोट बैंक है जो हर गांव में है, शहर की गली में कहीं ना कहीं वो है, तो वो हर जगह उसकी उपस्थिति है। जी। तो वो बहुजन की तरफ भी जाएगा और कांग्रेस तरफ भी जाएगा, बीजेपी को मिलेगा, एक्चुअल में वो बटेगा, लेकिन बहुतायत वो वो जो है बटेगा, कांग्रेस की तरफ है। इसीलिए हमने 70% इसीलिए मान लिया। जी चरमकार जी वोटर का 70% जो है वो कांग्रेस जी की तरफ जाएगा, ये मान लेते हैं। जी तो जो गैर कांग्रेस की तरफ वाली जो जातियां हैं, वहां पर भी थोड़ा सा ध्रुवीकरण धीरे धीरे होगा। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो उनमें जी। ब्राह्मण है, आधा गुर्जर है, अरोड़ा और खत्री हैं। ब्राह्मण 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 जो है ज्यादातर जो है बीजेपी की तरफ है। जी। राजपूत भी बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। जी। और लास्ट में जाके जो बनिया वर्ग है वो भी बीजेपी की तरफ मूव करेगा। शहर में जो बीजेपी अपर हैंड है। अब जी। दूसरी इसमें एक बात और है कमलकांत जी, क्योंकि ये आज से 4 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव होना है। जी। तो जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, चाहे वो विधायक हैं चाहे वो पूर्व विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस जी। चुनाव को वो अपने चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी कमजोर रहती है तो कहीं ना कहीं उनका जो है रिपोर्ट कार्ड हल्का रह जाएगा और कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत बन सकती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैं यहाँ भी जो प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के जो है पूर्व है क्या या मौजूदा कांग्रेस के बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है अपना, कहीं ना कहीं उनके विधानसभा से उनकी पार्टी लीड लेके निकले। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चुनाव इसलिए आसान नहीं है, विधानसभा की जितना चुनाव छोटा होता चला जाता है उतना ज्यादा टफ होता चला जाता है। तो इस ये चुनाव को ये जो फैक्ट ये फैक्टर जी आपने जो बताया कि जो जी विधानसभा के प्रत्याशी हैं वो भी जोर से लगे हुए हैं। दरअसल मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, वो बता जी रहे थे कि जो यही प्रत्याशी जो हैं वो एक दूसरे को भी काटने में लगे हैं, और ये आपस में इनकी जो कई जगह पर इनकी आपस में लड़ाई हुई है, खास तौर से जी। हिसार और भिवानी के इलाके में। एक देखो कैंडिडेट मैं को जी, जी जी बताएं आप। अगर मैं फरीदाबाद के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह प्रताप है, हाँ उनको जी। लेकर कांग्रेस बटी हुई नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस एकजुट नजर आ ओके। रही है। ओके। यहाँ गुटबाजी हरियाणा में हो गया लग जाएगी, लेकिन यहाँ महेंद्र सिंह प्रताप जो चेहरा है, क्योंकि बुजुर्ग है वो, और तरह से उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था और कांग्रेस ने उनको बिना मांगे टिकट दिया, जी। और वो 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, तो उनका उनका रसूख है, और अपनी पार्टी जी। में तो हर आदमी सम्मान करता है उनका, इस लिहाज से पार्टी यहाँ बटी हुई नजर नहीं आ रही है। जी। जी, मैं समझ गया। एक चीज मुझे ये बताइए कि महेंद्र प्रताप जी ने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, और इस बार ये भी वो पहला चाह चुनाव रहे है। थे। हाँ, इस बार भी वो चाह रहे थे कि उनके बेटे को टिकट दी जाए। तो इसका भी कोई असर पड़ेगा कि उनका पूरी कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर उस तरह का जनसंपर्क नहीं है? अपनी विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में तो है, लेकिन पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में जहां 9 विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी आती हैं, उसका असर नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कमलकांत जी, आज सोशल मीडिया का दौर है, जी।
परिचय तो आदमी का 1 घंटे में हो जाता है। रही बात उसकी, जी, मैंने जैसे पहले बताया आपको, हर विधानसभा पे अगर मैं होडल की बात करूं, वहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उदयवान की प्रतिष्ठा दांव पे होगी अगर वहां से कांग्रेस हारती है। वहां से जो बीजेपी के विधायक हैं जगदीश नायर, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे होगी अगर वहां से बीजेपी हारती है। जी, तो वो वहां मैंने पता, वो लोग वहां अपना काम कर रहे हैं पूरी तरह से। जी, उनका पूरा, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे वो टिकट देख रहे हैं। अगर अगर सीधी सी बात है, अगर होडल से कांग्रेस हारती है तो जी, उदयवान जो वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं विधायक बने कई बार, तो उनकी प्रतिष्ठा पदार्थ लग जाएगी। वहीं जी, जगदीश नायर जो वहां से मौजूदा विधायक हैं बीजेपी पार्टी के, तो उनकी टिकट संकट में आ सकती है अगर वहां से बीजेपी हारेगी तो। जी, इसी तरह से हथीन है, इसी तरह से पलवल में है, इसी तरह से पृथला में है। पृथला में अब यहाँ जो मौजूदा निर्दलीय विधायक है नैनपाल रावत, वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनके साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। जी, हालांकि उनकी नाराजगी थी और उनका पहले ये भी कहना था कि उनकी जो टिकट कटी, टिकट को कटवाने में कृष्णपाल गुर्जर जी का हाथ था। जी, लेकिन उस नाराजगी के बावजूद वो सब बातों को भुला के आज पृथला विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से लगे हुए हैं उनके साथ में। लेकिन पृथला में अगर मैं अपोजिट उसकी बात करूं, तो पूर्व विधायक तीक्ष्ण शर्मा पहले ही ये कह चुके हैं कि भाई वो कृष्णपाल गुर्जर के लिए वोट नहीं मांगेंगे। वो अभी भाजपा में है, उन्होंने भाजपा छोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने कह जी, दिया तो कृष्णपाल गुर्जर के लिए वोट नहीं मांगेंगे। जी, रघुवीर सिंह सिंगवतिया का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है, जो पूर्व विधायक जी, है। जी, जी, वो अगर वो भी पूरी तरह से चाह रहे हैं कि वहां से कांग्रेस जीत के निकले, जी। तो बहुत बड़ा तो संघर्ष है हर विधानसभा सीट में। बहुत 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 सारे फैक्टर्स होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज पिछले दिनों में जो आई कि महेंद्र प्रताप जी के मुंह से एक गाली निकल गई भाषण देते हुए। जी, अब उन्होंने जान के दी या उन्होंने बाद में उसको कहा कि ये तो मेरा जुमला है, मेरे मुंह से निकल जाती है, जुमला मतलब मेरे मुंह से आम भाषा में भी निकल जाती है, तो उसका भी कोई असर है क्या? क्या बीजेपी उसको भी इश्यू बना रही है? बहुत बड़ा इश्यू नहीं है वो। अब कहीं ना कहीं अब वो बुजुर्ग हैं। जी, अब गालियां तो चलन बन गया है कमलकांत जी। मोदी को गालियां दे रहे हैं लोग। मोदी जी जी, रोज जिक्र करते हैं मंचों से, मेरे को गालियां देते हैं, चुन चुन के डिस्प्ले से निकाल के गाली चुन चुन के लाते हैं रोज ही। जी, तो गाली तो एक चुनाव का एक वो बन गया है हिस्सा। जी। तो ये कोई मुद्दा अच्छा, नहीं है यहाँ पर गालियों में। ज्यादा मुद्दा नहीं है, मतलब इसने कोई ऐसा असर नहीं छोड़ा है, ना ही बीजेपी जी ने जी, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है। नहीं है भी नहीं, क्योंकि चुनाव अगर जातिगत के आधार पर जो जो जुड़ चुके हैं जुड़ चुके हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज और थी उनकी बातचीत में, एक ये आभास निकल रहा था कि भैया तुम हम्म, इतना मोदी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो, तुम इंडिविजुअल चुनाव लड़ो ना। यानी वो चुनाव को लोकलाइज्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जो है इस चुनाव को सीधा मोदी पे ही ले जाना चाहती है। तो बिल्कुल। ये, हाँ, तो इसका क्या फैक्टर, ये क्या इसका इसका असर है? फैक्टर ये है, उनको पता है, वो सुलझे हुए राजनीतिक हैं। उनको पता है जी, कि चुनाव को मैं राहुल वर्सेस मोदी बना दूंगा तो घाटे में रहूंगा। हाँ, वो अपनी छवि का फायदा उठा के वो कहते हैं कि मैं जनता चुनाव लड़ रही है, वो जनता का चुनाव बना के चल रहे हैं इसको। जी। क्योंकि तो इसका यहाँ कोई, जो लोग यहाँ वोट कर रहे हैं, जो वो लोग महेंद्र सिंह प्रताप की बात करें, जो लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी का कोई उन पर कोई इफेक्ट नहीं है। राहुल गांधी के प्रभाव से आगे वो वोट नहीं दे रहे हो। जी, उनका सीधा सा है क्योंकि अगर जो किसी पार्टी का कैडर बन चुका है तो वो स्टेट स्टेट लीडरशिप के हिसाब से चल रहा है। जी। अब यहाँ क्या है कि मोदी बड़ा चेहरा है, तो बीजेपी के लिए तो अपॉर्चुनिटी है वो, उस प्रत्याशी के लिए, तो वो तो इनकेस करना चाहेंगे उसको। एक चीज और जो लेकिन देखने सर, में आ रही थी कोशिश, जी, 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 बोलिए, आप बोलिए। जी, तो मैं आप यही बोलिए, कह रहा आप बोल हूँ। रहे थे अच्छा। हम्म। हाँ, तो ये चुनाव जो है, बिल्कुल ये सही कहा महेंद्र सिंह प्रताप ने, चुनाव को जनता का चुनाव बना के लड़ रहे हैं। वो इसमें कहीं भी राहुल गांधी की दलीलों का, उनका अपने मंचों से कहीं भी वो बखान नहीं करते। और जी, उनकी जनसभा भीड़ उमड़ रही है, जिससे भीड़ आ रही है तो उससे लग रहा है कि जो ग्रामीण अंचल है वहां उनको समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेकिन ओके, अब वो उनके, अगर मैं बात करूं शहरी क्षेत्र की, अब शहरी क्षेत्र बन गए सारे,
यहाँ से चुनाव लड़ते रहे। पहले पुराना मेवला महाराजपुर हुआ करता था, तो इतना बड़ा विशाल का है वो विधानसभा क्षेत्र था, जो बडकल और तिगाम को मिला के एक विधानसभा क्षेत्र था। तो इस दोनों विधानसभा क्षेत्र में उनका अपना एक अच्छा खासा दखल है, उनकी अपनी इमेज है। अभी अगर शहरी जो अगर क्षेत्र कहा जाए फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाती हैं? फरीदाबाद सिटी में बल्लभगढ़ उसके साथ हो गया, फिर पलवल हो गया शहरी क्षेत्र, तो कितनी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी इन तीनों में आ जाती है? देखिए, मैं अगर बात करूं प्योरली शहरी की बात करूं, तो एक तो ओल्ड फरीदाबाद शहरी सीट है यहाँ पे, बल्लभगढ़ शहरी सीट है यहाँ पे, और NIT शहरी सीट है यहाँ पे। ये सारी शहरी सीट है, और आपका जो बडकल है वो शहरी सीट है। तिगाम का भी बहुत बड़ा हिस्सा वहां भी शहरीकरण है, क्योंकि जो हाई राइज बिल्डिंग बन गई है, जो नहर पार एरिया है, वो सारा तिगाम में आता है। तो ये तो अगर मैं बात करूं तो लगभग ये सब सारी शहरी सीटें हैं। गांव भी लगते हैं इनमें, अगर तिगाम में गांव भी है, लेकिन गांव के साथ साथ बहुत ऐसी जगह है, ऐसा बहुत बड़ा एरिया है जहाँ शहरीकरण हो गया उसका, क्योंकि बदरपुर बॉर्डर से वो एरिया चलता है तिगाम का, और वो सारे तिलपत से शुरू करके जितने भी कॉलोनियां बसी हुई हैं, सब शहरीकरण होगा। तो जो नहर पार का एरिया है, जो शहरी क्षेत्र में तब्दील हो गया है, वहाँ फ्लैट बन गए हैं, लोग वहाँ बाहर के लोग आके बस चुके हैं, तो वो शहरी एरिया है। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है विधानसभा की 9 में से, वो लगभग शहरी हो चुकी है। जी। अब पृथला प्योरली देहात है जी। पृथला विधानसभा क्षेत्र जो है प्योरली देहात है। पलवल विधानसभा में पलवल सिटी आता है, बाकी गांव आते हैं जी। बोडल एक कस्बा है, वो देहात सीट है। हथील भी देहात सीट है जी। तो ये बाकी शहरी जो वोट ज्यादा है, करीब 16 लाख के आसपास वोट शहर की हैं। तो इसी लिहाज से अगर अब यहाँ लास्ट में जो बात बनेगी, वोट पोलिंग की परसेंटेज क्या रहती है, पोलिंग परसेंटेज तय करेगी। अगर शहरी क्षेत्र में पोलिंग कम रहेगी तो भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, मुश्किल बढ़ सकती है जी। आपको क्या लगता है भाजपा का जो संगठन है, कभी आपने देखा इस सीट के ऊपर कि भाजपा अपने संगठन की वजह से अपने जो समर्थक है उनको ज्यादा निकाल पाई हो? कभी ऐसा अनुभव किया आपने? देखो, अभी निकलने शुरू हुए हैं 1-2 दिन से, सक्रियता बढ़ी है, कुछ डोर टू डोर जा रहे हैं, तो ऐसा है। लेकिन अभी शहर में, क्योंकि यहाँ अगर मैं बल्लभगढ़ की बात करूँ तो यहाँ से मूलचंद शर्मा जी स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो वो खुद अपनी, क्योंकि अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट बल्लभगढ़ शहर में बहुत सारा आया है, तो वो खुद लगे हुए हैं, खुद उनका आप वो खुद चाह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी अच्छी खासी लीड से जीते। लेकिन अगर उसी दूसरी उसमें अगर शारदा राठौर पूर्व विधायक, 2 बार की विधायक रही है, वो उनका भी अच्छा प्रभाव है जनता में यहाँ के है, और वो भी उन्होंने कमर कसी हुई है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ से कांग्रेस को जिता के निकले। तो बहुत बड़ी खींचतान है यहाँ पे, हर आदमी अच्छा, मेरा एक जी मैं समझ गया। मेरा ये एक व्यू बन रहा है कि जो वोटर मोदी या बीजेपी को लेकर जिसका एवर्शन है, वो वोटर ही पक्का वोटर है। बाकी वोटर जो है वो अभी जो है वो पशोपेश में है, वो किसी भी तरफ जा सकता है। और जिनका अवर्शन है, अवर्शन है वो जाट, हाँ, जो अवर्शन है जिनका, वो है जाट समुदाय और मुस्लिम समुदाय। ये 2 का अवर्शन है, बाकी किसी का अवर्शन नहीं है बीजेपी के प्रति। क्या मैं ठीक हूँ? गुजर दो हिस्से में बट गए, गुजर 2 हिस्सों में बट गए, वो तो न्यूट्रल हो गया ना एक तरह से, कि आधे उधर चले गए, आधे उधर चले गए, थोड़ा बहुत 2-4-5% का इधर या उधर, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के वोट काट देंगे, तो वो तो इनसिग्निफिकेंट हो गया। और अदरवाइज गुजर वैसे भी, अगर मैं देहात की बात करूं, अगर पृथला में एक आंदोलन चला, पिछले 6 महीने से किसान बैठे धरने पे जी। यहाँ से ग्रीन एक्सप्रेस में जेवर एयरपोर्ट को जाना है जी। और मोहना एक बहुत बड़ा गांव है जो यमुना चुनाव लगता हुआ है, तो वहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक जनसभा में, जो नैनपाल रावत पृथला से निर्दलीय विधायक है और जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग रखी थी जनता की उसको रखते हुए कि भाई यहाँ से
यहाँ मोहना में कट बनना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए ग्रीन एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए और केजीबी पर चढ़ने के लिए। और जी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी मन से कि यहाँ पर मोहना पे कट बनेगा, लेकिन जी अब जब वो काम शुरू हो गया, जब वो फिलहाल में वो कहीं भी वो कट वहां नहीं था, तो लोग आंदोलित हो गए और लोग धरने पे बैठ गए। और जी करीब 5 गांव के लोगों ने तो यहाँ तक बोर्ड लगा दिए अपने गांवों में कि यहाँ पर सत्तासीन पार्टी के नेताओं को घुसना मना है। जी और एक बहुत बड़ी पंचायत की उन्होंने अभी, उस पंचायत में जितने भी लोगों ने संबोधित किया पंचायत को उन्होंने यही कहा कि भाई कृष्ण पाल गुर्जर के अगेंस्ट भाजपा प्रत्याशी के अगेंस्ट वोट करनी है। जी उन्होंने ये अपील तो नहीं की वोट किसको करना है, लेकिन इतना जरूर दिखा उनके विरोध में माहौल नजर आया। जी तो कहीं ना, हालांकि कृष्णपाल गुर्जर आप मंचों से कह रहे हैं कि भाई वहां कट बन के रहेगा, जी लेकिन ये अब देर से उनके बात कही गई है। उनको तब कहना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों को कहना है ये तब कहते जब आचार संहिता नहीं लगी थी, कि दस्तावेज के आधार पर कहते कि मैंने कट मंजूर करा दिया है। अब तो वो जी कह रहे हैं चुनावी ये वायदे हैं, चुनाव में नेता लोग वायदे करते हैं, भूल तो इस पर वो जाएंगे, भरोसा हाँ। नहीं कर रहे हैं। तो इस मूवमेंट ठीक का है। भी बहुत बड़ा असर देहात पे पड़ रहा है। जी सर, एक चीज और बताइए कि कांग्रेस में दो गुट का आपको मालूम है, जो है साफ साफ एक दूसरे के साथ क्लह है, जी ऐसा एसआर के ग्रुप और हुड्डा ग्रुप। जी। तो महेंद्र प्रताप जी के चुनाव में कौन किस ग्रुप का जो है उनको समर्थन मिल रहा है, या कोई नेता उनके प्रचार में आ रहा है क्या? भूपेंद्र हुड्डा जी आए हैं या एसआर के ग्रुप में से कोई आया है क्या? देखो, फरीदाबाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ही ज्यादा सक्रिय है। यहाँ कुमारी शैलजा के भी हैं, वो भी आती रही है। लेकिन जी अब जैसे जो कुमारी शैलजा के साथ जो लगे लोग हैं, उनके चुनाव में वहां जाके लगे हुए हैं वो, जैसे मनोज जी अग्रवाल बल्लभगढ़ से विधानसभा की उनके उनके कोटे से शायद उम्मीद करें टिकट मिले वो। लेकिन वो हिसार में उनके लिए, नहीं सॉरी, उसमें सिरसा में उनके लिए काम कर रहे हो। वो जी बल्लभगढ़ में फरीदाबाद में रहकर काम नहीं कर रहे। यहाँ जो है प्रभाव है, अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ हुड्डा कांग्रेस है, जी उन्हीं का वर्चस्व सर। है। और यहाँ मैंने पहले भी कहा, यहाँ कांग्रेस जो है, चाहे एसआर के गुट हो चाहे हुड्डा गुट हो, महेंद्र प्रताप के मामले में बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ये बताइए, महेंद्र प्रताप जी ने जब नामांकन किया था तो पार्टी जी का कोई बड़ा नेता आया था? जी नहीं। कोई बड़ा नेता नहीं आया। तो इनको जो है वो एक तरह से एक्सेप्शन है महेंद्र प्रताप जी, जिनको टिकट मिल गया। नहीं तो बाकी तो सब हुड्डा गुट के लोगों को ही टिकट मिला, और उनके नुमाइंदों ने जहां जहां नामांकन किया वहां हुड्डा जी स्वयं गए। तो बाहर से समर्थन मिल रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज को लेकर भी थोड़ी सवालिया निशान है। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि कृष्णपाल के पक्ष में कोई बीजेपी का बड़ा नेता यहाँ समर्थन करने आया है क्या? यहाँ के हर विधानसभा क्षेत्र में खुद मुख्यमंत्री जी। सैनी साहब अपनी जनसभाएं कर चुके हैं। अच्छा। खुद एक बल्लभगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जनसभा कर चुके हैं। और ओके। मनोहर लाल खट्टर, जो नाराज लोग थे, नगेंद्र भड़ाना जो पूर्व विधायक हैं, उनको मनाने के लिए क्योंकि उनके बीच में, कृष्णपाल गुर्जर और नगेंद्र भड़ाना के बीच में आपस में तालमेल नहीं बन रहा था, कहने का विरोध था, और तो इसलिए नाराज चल रहे थे वो दूसरे से। तो जब जी वो उन्होंने हस्तक्षेप किया आके और उनके घर जाके उनको मनाया, अब वो उनके साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो बीजेपी की तो पूर्व मुख्यमंत्री हो या मौजूदा नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हो, उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं की हैं कृष्णपाल गुर्जर के लिए। जी जी सर, अब अंत में ये बताइए कि आपके अनुसार अभी चुनाव कहाँ खड़ा है, किस परसेंटेज पे? 50-50, 45-55, और किसके पक्ष में? और अंत तक आपको क्या रिजल्ट नजर आता है? देखिए, चुनाव तो बहुत कांटे का है। जी मैं परसेंटेज तय कर दूं तो वो तो बेईमानी होगी। चुनाव और जी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लोगों का एक यही कहना है कि चुनाव तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगा। लेकिन मेरा एक मानना यह है कि जहां इतना कड़ा मुकाबला हो, तो जी जीत किधर चली जाए
क्योंकि चुनाव जो है कह नहीं सकते, चुनाव हर दिन बदलता है और चुनाव में एक गलती पता नहीं क्या कितना बड़ा नुकसान कर दिया, हो सकता है एक हमारी बात कहाँ ले जाए, जमर जीत दिला जाए। अब बीजेपी में अगर यहाँ मैं बात करूं तो बड़े लीडर आएंगे, अभी जो स्टार प्रचारक है उनका भी प्रभाव पड़ेगा, तो अभी वो आगे प्रस्तावित है उनकी रैलियां, तो वो भी प्रभाव डालेंगे। जो अभी उसमें जो अभी अपने आप को क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज कहते हैं, जो वोटर ये सोच रहा है कि अभी इसमें झूल रहा है मोदी में और कृष्णपाल गुर्जर के नाराजगी में, तो वो हो सकता है तब तय करेगा जब यहाँ लीडरशिप जो स्टार प्रचारक आएंगे। तो अभी जो है बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो अभी न्यूट्रल वोट बैंक है, वो डिसाइड करेगा, जो अभी तक ये तय नहीं कर पाया उसको वोट कहाँ डालनी है। लोग ऐसे हैं कि जो हो सकता है कि मशीन में जाके बदले, वहां जाके वो लास्ट में जाके जो मोदी को चाह रहे हैं तो कमल का बटन दबा दें जी। तो लेकिन इतना जरूर है फरीदा जी, जिसको मिलेगी पसीना बहा रहे दोनों पहलवान। कृष्णपाल गुर्जर ने पिछले 2 चुनाव में मेहनत नहीं की, हालांकि उन्होंने जो लोग कई बार उन्होंने यहाँ तक कह दिया, लोग बुरा मान गए थे इस बात का कि आप मेरे को थोड़े वोट दे रहे हो, आप मोदी का वोट दे रहे हो, मोदी का वोट तो दोगे आप, तो उन्होंने जनता की वोट को नकार दिया था, जनता नाराज इस बात से भी। तो इस बार उनको वास्तव में जनता में जाके वोट मांगनी पड़ रही है, उनको पसीने आ रहे हैं चुनाव लड़ने में, बहुत कड़ा मुकाबला है। आटे दाल का भाव इस बार उनको पता चल रहा है कि चुनाव जीतना आसान नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 बोलिए, जी बोलिए बोलिए। तो इस बार जीत का उनको पता लगेगा, जीत हाँ वास्तव में मेहनत करके जीत मिली है। जी ये तो इस बार मोदी जी ने पार्लियामेंट में बात कही थी, सत्यनारायण की कथा मैं पढ़ूं और प्रसाद आप खा जाओ, मेहनत तो जाके करो इलाके में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि सिर्फ मोदी के नाम का सहारा नहीं चलेगा, जो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, सांसद चुन के आएंगे, उस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। ये नाराजगी यही की नहीं है, कई इलाकों से शिकायत इस तरह की। ठीक कह रहे हैं आप, और मेहनत करके ही चुनाव जीता जाना चाहिए, तभी जनता के काम होते हैं और तभी जनता की जो वैल्यू है वो समझ में आती है कि आप जब शांति काल में काम करोगे तो युद्ध काल में उतना पसीना जो है कम बहाना पड़ेगा। ये जो फौज की कहावत है वो इन लोगों पर भी लागू होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कौशिक जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत अच्छी चर्चा रही आपसे। नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।